हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का भाग 3 यानी प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न और इसकी व्याख्या साथ साथ में है, ठीक है। इसके साथ हमारे चैनल पे आप पर्यावरण का भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जो आपके यूपी टेट सेट के लिए सी टेट के लिए बहुत उपयोगी होगा। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूझ। सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दुश्चिंता, भग्नाशा, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, तनाव, द्वंद्व आदि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन एक संवेग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो हमारा आमोद है, इस एक संवेग है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग निम्न हैं: भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मविभान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृत्य भाव, आमोद। ये आपका 14 मैकडूगल द्वारा बताए गए संवेग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लैंडर संबंधित है, ठीक है। FIACS जो है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ये नैड फ्लैंडर से संबंधित है, जिन्होंने 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न कौशल के लिए उचित तरीके निम्नलिखित हैं। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। किसका? उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ठीक है। आगे, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना। हाँ अतः, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। पहला, शब्द सहचर्य परीक्षण। दूसरा, रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण। तीसरा आपका है अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण। चौथा आपका है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निर्धारण मापनी, परिसूची या प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर डी होगा, उद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भवन, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान, अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि ग्राम होता है। क्या होता है? ध्वनि ग्राम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव का उपयोग हुए प्रश्नों को विभिन्न प्रकार के हल करने का प्रयास करता है। अगला हमारा प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। स्केल डाउन टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण है, जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक अवसरणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पहला पाठ योजना निर्माण, दूसरा पाठ प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ योजना निर्माण, पांचवा पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः छठवां आपका पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है। कुल 6 सोपान होते हैं और इन सोपानों को बदला नहीं जा सकता। इन 6 चरणों न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और न ही इनके आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीय शिक्षण कहा जाता है। देखिए ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए जो हल का हो जाएगा आपका 4, प्रौढ़ोद अवलोकन सिद्धांत। मैकडूगल का जो हो जाएगा आपका 2, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। फ्रायड का आपका हो जाएगा 3, मनोविश्लेषण सिद्धांत। और मैस्लो का हो जाएगा आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है। तो ये जो आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, इसमें कौन सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है। इसकी हम देख लेते हैं व्याख्या। हल ने प्रौढ़ोद अवलोकन सिद्धांत दिया, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया, फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का जो सिद्धांत है वह अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। लघुपदी सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा आपका है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है तत्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, चौथा आपका है स्वगति का सिद्धांत, पांचवा आपका है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ठीक है। जबकि अभ्यास का सिद्धांत जो है आपको थार्डनाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। अपकृत अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आप लोग देख लिए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है थार्डनाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यस आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है आपका सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं है। ये हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थार्डनाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यस आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सांकेतिक अधिगम। ठीक है।
गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान किसको रखा है, उसको संकेत अधिगम को। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं आज। देखिए आप, संकेत अधिगम को सबसे नीचे रखा गया है, फिर उसके ऊपर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम रखा गया है, फिर उसके बाद श्रृंखला अधिगम रखा गया है, फिर उसके ऊपर शाब्दिक अधिगम रखा गया है, फिर उसके बाद बहुविभेदन अधिगम रखा गया है, फिर उसके बाद शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, फिर उसके बाद संप्रदाय अधिगम, फिर उसके बाद सिद्धांत अधिगम, सबसे ऊपर समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, 8 प्रकार के इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, अधिगम दिए गए हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक निम्न होते हैं। पहला आपका यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव भाव भंगिमा का प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन, शिक्षक विद्यार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन। पुनर्बलन जो है वह संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। इसके माध्यम से आवृत्तियाँ, इच्छाएं, आदर्शों, सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक निम्न हैं: प्रेषक, संदेश, ग्राही, अंतरक्रिया, मध्यम, माध्यम, प्रतिपुष्ट। ठीक है, ये संप्रेषण के घटक हैं। ये दोस्तों हमारा आज का बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू।